नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं करंट अफेयर पर आधारित इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज की इस क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज की इस क्लास में हम 6 और 7 जनवरी को हुए इंपॉर्टेंट घटनाओं पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। जो भी लेक्चर्स देख रहे हैं आप लोग, वो क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए और उससे संबंधित जो डिटेल बताई जा रही है उसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को दोस्तों, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखेंगे, क्रिस्टोफर नोलन जो है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर निर्देशक का अवार्ड मिला है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, सिलियन मर्फी वो व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है 2024 में। ये अवार्ड फंक्शन जो है वो कैलिफोर्निया USA में हुआ था, जिसके दौरान इन लोगों को इन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। तो इंटरनेशनल लेवल के बोल सकते हैं कि जीके का, स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन हो गया है। करंट अफेयर के अंतर्गत हमने देखा है कि गोल्डन ग्लोब 2024 किसे मिला। एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ONGC के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। दोस्तों ONGC जो है वो नेचुरल गैस के लिए हमारे देश का इंपॉर्टेंट एक संस्था है, जिसको हम लोग भारत में प्रमुख तौर पर देखते हैं दोस्तों। और अगर हम देखें, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, ये खनिज तेल की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र भी है। तो यहाँ से इसको लेकर ही डीप सी प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है ONGC के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है दोस्तों। ये इंडोनेशिया में कंपटीशन हो रहा था, जहां पर भारत के बोल सकते हैं उज्जवल हो, वरुण हो और अर्जुन, इन तीनों बच्चों ने अच्छा यहां पर स्कोर किया, 1700 से ज्यादा स्कोर किया है और उसके माध्यम से इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक मिला है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल जी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है दोस्तों। याद रखिएगा, ये केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, अश्विनी गुप्ता को इस तौर पर चुना गया है। इसके पहले ये नेक्सा जो है, निसान जो है, उसमें ये काम कर रहे थे। अब इनको अडानी पोर्ट्स की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों जैव विविधता की दृष्टि से और इंपॉर्टेंट सेक्टर है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा की एक रामसर साइट है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, लेगून झील है दोस्तों, जो पूर्वी तट पर भारत की स्थित है। और ये भी याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट पक्षियों और जीवों का निवास है। जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न प्रदेश है चिल्का झील, लेकिन हाल ही में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मानवीय गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं मत्स्य आदि दृष्टि से। इस वजह से यहाँ की जैव विविधता खतरे में पड़ रही है। यहाँ पर विशेष तौर पर हम देखें दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा के कई सारे इंपॉर्टेंट जीव, जिसमें हम हरा महासागरित कछुआ भी देखते हैं, जो प्रजनन के लिए एक समय में यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो जैव विविधता की दृष्टि से चिल्का झील का जो इलाका है वो महत्वपूर्ण इलाका है दोस्तों। तो यहीं से अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना जो है उसका कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग यहाँ टॉपिक देखेंगे दोस्तों। टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उभर कर सामने आए हैं, करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं और एग्जाम में मैं समझता हूं कि ये आपको क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि मुरादाबाद का पीतल बर्तन उद्योग। मुरादाबाद एक बोल सकते हैं कि प्राचीन शहर है, लगभग 1600 के आसपास मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद ने इसकी स्थापना की थी और बाद में इसी के नाम पर ये मुरादाबाद के नाम से जाना गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये इसकी स्थापना 1600 के आसपास हुई थी और इसका जो नाम है मुरादाबाद, वो किसके नाम पर पड़ा है? मुराद के नाम पर पड़ा, जो शाहजहां का बेटा था। अब यहाँ पर एक और चीज हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो मुरादाबाद है, ये किस लिए फेमस हुआ है दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर में? तो दोस्तों याद रखेंगे कि मुरादाबाद को पीतल के बर्तन उद्योग के केंद्र के तौर पर जाना जाता है और इसी के लिए ये विश्व में फेमस भी है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से आप जानते हैं और इस पीतल नगरी में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहने का कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो 22 जनवरी को राम जन्मभूमि उत्सव होने वाला है, रामलला की यहाँ पर जो मूर्तियां हैं तीनों, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी।
वैश्विक स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा पूरे देश के लिए, जब नरेंद्र मोदी जी इस प्राण प्रतिष्ठा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और प्रमुख यजमान के तौर पर यहाँ पर आएंगे। तो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं जो है वो धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें तो भगवान राम की जो मूर्तियां हैं वो पूरे देश में कहीं ना कहीं डिमांड में आ गई हैं, और पीतल की मूर्तियों की जब डिमांड बढ़ी तो मुरादाबाद के जो पीतल के बर्तन उद्योग के लोग हैं उनको भी इसके तहत फायदा हुआ। तो यहाँ से पीतल की मूर्तियां जो है राम जी की, उनकी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं मांग बढ़ने के कारण प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है, इसीलिए ये मुरादाबाद चर्चा में आया है। पीतल के बर्तन जो हैं दोस्तों वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया के जो देश हैं, कई सारे देशों में हमारा देश से निर्यात होते हैं। एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम पीतल की बात करते हैं तो हम लोगों ने यूज़ तो बहुत किया है, लेकिन पीतल है क्या? तो दोस्तों याद रखिएगा कि पीतल एक मिश्र धातु है। जिस प्रकार से तांबा और टीन को मिलाकर आप बोल सकते हैं कांसा बनाते हैं, उसी प्रकार से तांबे के साथ जस्ता को जब मिला देते हैं तो जो मिश्र धातु बनती है वो पीतल होती है। मतलब पीतल आपको जिस फॉर्म में वो है उस फॉर्म में नहीं मिलता। पीतल तांबा और जस्ता दो धातुओं को मिलाने से बनी मिश्र धातु है, और ये बहुत ही मजबूत है और कठोर धातु होती है। साथ ही साथ ये बहुत व्यवहारिक धातु है, क्योंकि हम इसको दैनिक जीवन में घरों में बर्तनों के तौर पर या विभिन्न तौर पर इसको देखते हैं, तो व्यवहारिक धातु भी है। मुरादाबाद का जो मेटल क्राफ्ट है दोस्तों, जिसको वर्ड मार्क कहते हैं, इसको भौगोलिक संकेतक भी मिला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस दृष्टि से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस है। अगला टॉपिक है SKAO में भारत की पूर्ण सदस्यता। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये SKAO है क्या। इसका पूरा नाम है दोस्तों स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी। तो ये जो है इसकी भारत की सदस्यता निश्चित हो गई, तो भारत इसका सदस्य बना है। और ये क्या काम करता है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप परियोजना है ये, जिसका हाल ही में भारत सदस्य बना है। हालांकि भारत का इसमें सदस्य होना कोई आम या आसानी से नहीं रहा है। इसकी सदस्यता के लिए जो भी व्यक्ति अप्लाई करते हैं दोस्तों, उसके SKAO सम्मेलन पर हस्ताक्षर करना होगा। साथ ही साथ भारत की हम बात करें तो भारत इसमें शामिल होने के साथ ही साथ 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी के साथ परियोजनाओं में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं इसमें समर्थन कर रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत इसमें शामिल हुआ है। SKAO है क्या दोस्तों? तो ये अंतर सरकारी संगठन है। इसका लक्ष्य क्या है? अत्याधुनिक रेडियो दूरबीनों का निर्माण करना और उनका संचालन करना। साथ ही साथ दोस्तों इसका मुख्यालय देखिए, इसका मुख्यालय है जोड्रेल में। जोड्रेल बैंक वेधशाला कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है, और यहीं पर इसका मुख्यालय तो एग्जाम में आएगा। SKAO का मुख्यालय कहाँ है? जेड्रोल बैंक वेधशाला में, जो यूके में है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य क्या होता है? अत्याधुनिक रेडियो दूरबीनों का निर्माण करना, और भारत इसका सदस्य भी बना है। इसके अलावा दोस्तों इस परियोजना में एक भी दूरबीन नहीं होगी, बल्कि कई हजारों एंटीना की श्रृंखला भी होगी। मतलब सिर्फ आप ये नहीं बोलेंगे कि दूरबीन नहीं, बल्कि हजारों एंटीने की श्रृंखला बनाई जाएगी, जिसके दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के रिमोट रेडियो क्वाइट में स्थानों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उनका निरीक्षण करना हो, उनका अध्ययन करना हो, उसकी बड़ी इकाई के तौर पर यह काम करने वाला है। इस SKAO में निर्माण में जो भाग लेने वाले देश हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, भारत, इटली और जर्मनी इंपॉर्टेंट देश हैं। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। साथ ही साथ इसका बोल सकते हैं कि क्या रूप क्या है, और इसके साथ साथ इसका काम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि SKAO में कौन कौन से देशों का योगदान है, भारत का भी इसमें स्थान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगला टॉपिक है वेटलैंड सिटी प्रमाणन। भारत का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने हाल ही में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत के 3 शहरों का नाम दिया है। इन 3 शहरों में इंदौर मध्य प्रदेश शामिल है, भोपाल मध्य प्रदेश शामिल है और उदयपुर राजस्थान शामिल है। तो ये MPGK का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है कि वेटलैंड सिटी प्रमाणन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया? 2, इंदौर और भोपाल, और 1 राजस्थान का उदयपुर। अब यहाँ ये समझ लीजिए कि WCA वेटलैंड सिटी प्रमाणन है क्या दोस्तों? ये एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। रामसर कन्वेंशन द्वारा COP 12 की जो बैठक हुई थी 2015 में, उसके दौरान शहरों को मान्यता देने के लिए इसको स्थापित किया गया था, जिसमें शहरी आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए कदम उठाने थे। तो शहरी क्षेत्र में जो आर्द्र भूमियां हैं, जैसे इंदौर में यशवंत सागर है, सिरपुर तालाब है, बिलावली तालाब है,
आप भोपाल जाते हैं तो भोपाल में आप लोगों को भोज तालाब मिलता है। तो ये एक वेटलैंड क्षेत्र है, आर्द्र भूमि है, जो जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों की सुरक्षा को लेकर सम्मेलन हुआ था। इसलिए इन प्लेसों को जब इंटरनेशनल लेवल पर वेटलैंड के तौर पर मान्यता दी जाती है तो इसे रामसर साइट कहा जाता है। हर साल 2 फरवरी को रामसर डे भी मनाते हैं। ये जो वेटलैंड होते हैं ये झील भी हो सकती है, कोई तालाब भी हो सकता है, जहाँ पर हमेशा नमी होती है, पानी का स्रोत होता है। और जहाँ पर ये क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नमी वाले क्षेत्रों में कई सारे जीव मौजूद होते हैं। तो इसलिए इन क्षेत्रों का संरक्षण करना ज़रूरी है। अगर आप इनका संरक्षण नहीं करते हैं तो ये सूख जाएंगे, और अगर ये सूख गए तो समस्त जीवों के अस्तित्व पर संकट हो सकता है। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही वेटलैंड्स को संरक्षित किया जाता है, और उसी क्षेत्र में वेटलैंड सिटी प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया गया, जो एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है। शहरी क्षेत्रों के वेटलैंड्स को सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम जो है वो ये देखा जा रहा है, जिसमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर जैसे जिलों को हाल ही में शामिल किया गया है। अगला इसका उद्देश्य जान लीजिए। इसका उद्देश्य है कि शहरी और परिधि क्षेत्र की आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है, इसके उपयोग को बढ़ावा देना है, स्थानीय आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ अर्जित करना भी है। जैसे हम एग्जाम्पल सिरपुर तालाब का ही ले लें, तो इंदौर का जो सिरपुर तालाब है दोस्तों, इसको रामसर साइट घोषित किया गया था लास्ट ईयर। इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया। उसके बाद इसके चारों तरफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसको एक पार्क के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग आएंगे, यहाँ पर टिकट सिस्टम हो जाएगा। कई सारे लोग इसके बाहर कुछ ना कुछ सामान बेचने लगेंगे, चौपाटी लग सकती है, बलून्स वाले हुए, अलग अलग फ्लावर वाले हुए। तो इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलने लगेगा। वेटलैंड का संरक्षण किया ही जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये एक रोजगार को प्रोत्साहित करने की तरफ भी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है ये सब करना। अगर हम इसके महत्व को देखें दोस्तों, तो इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो वेटलैंड्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त होते हैं। तो जो मूल्यवान पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव विविधता है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए इसको इंपॉर्टेंट कदम के तौर पर देखते हैं। साथ ही साथ जो प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्र भूमि है, उनके महत्व को भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा अगला टॉपिक है दोस्तों, इसरो ने फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया। जब पूरी दुनिया 1 साल के जश्न में डूबा हुआ था 1 जनवरी को, तो नए साल के उस बोल सकते जश्न के दौरान भारत ने एक ऐतिहासिक काम किया था। भारत का जो ऐतिहासिक काम था दोस्तों, वो था फ्यूल सेल का सफल परीक्षण। कब? 1 जनवरी को भारत ने PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो पोलर सेक्टर में जब आपको कोई सैटेलाइट स्थापित करना होती है, उसके लिए PSLV का यूज किया जाता है। ये एक प्रक्षेपास्त्र है, इसरो के द्वारा यूज किया जाता है। इसका C-58 इसका 58वां मिशन था। इस 58वें मिशन के तहत हमने एक्सपोसेट सैटेलाइट को 650 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया है। 4 अलग अलग चरणों की यह सैटेलाइट है जिसको यहां पर स्थापित किया गया है दोस्तों। किसके माध्यम से? PSLV C-58 के माध्यम से। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक्सपोसेट सैटेलाइट को कितने किलोमीटर? 650 किलोमीटर पर स्थापित किया है। साथ ही साथ किसके द्वारा? PSLV C-58 रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया है। और ये किसके लिए छोड़ा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, फ्यूल सेल तकनीक के सफल परीक्षण के लिए किया गया है। अब ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर मिशन जो भी भारत के होने वाले हैं और हमको अंतरिक्ष का डेटा चाहिए, तो उसकी दृष्टि से एक तो फ्यूचर मिशंस के लिए और डेटा इकट्ठा करने की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर याद रखिएगा कि जो इसमें जो टेस्ट किया गया उसमें हाई प्रेशर वेसल्स में स्टोर की गई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से 180 वॉट बिजली पैदा हुई है, और उस बिजली का प्रयोग जो होगा वो अंतरिक्ष में इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अंतरिक्ष में बिजली और पानी बनाने में एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। इस फ्यूल सेल को स्पेस स्टेशन के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर स्पेस स्टेशन क्या है दोस्तों? स्पेस स्टेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है। ये यहाँ पर जो भी अंतरिक्ष यात्री पहुंचते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं, वहां पर रह के रिसर्च कर सकते हैं। तो स्पेस स्टेशन के लिए ऊर्जा की और पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से देखें तो भारत का ये जो कदम है ये एक ऐतिहासिक कदम है। तो हम कहते हैं कि जिस दिन पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, उस दिन भारत इतिहास बना रहा था। 1 जनवरी को PSLV C-58 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में
एक्सपोसेट सैटेलाइट का भारत ने लॉन्च किया, और ये हमारे लिए नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टि से हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट कदम है, पूरी दुनिया को इससे फायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो सेबी से रिलेटेड है। सेबी जो है वो बोल सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। भारत का जो प्रतिभूति बाजार है, शेयर मार्केट है, उसका नियंत्रण या नियामक के तौर पर सेबी भूमिका निभाता है। सेबी जो है दोस्तों वो 1988 में स्थापित किया गया था, लेकिन जब ये स्थापित किया गया तो ये एक गैर वैधानिक निकाय था, इसकी स्वायत्ता नहीं थी, ये गैर वैधानिक निकाय के तौर पर था, मतलब कानूनी संस्था नहीं थी। 1992 में भारत सरकार ने इसके लिए एक अधिनियम पारित करके इसको वैधानिक दर्जा दिया। साथ ही साथ एक ये स्वायत्त निकाय बन गया जिसको अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी अधिकार दिए गए हैं। अर्ध विधायी अधिकारों के तहत सेबी अपने कामों के लिए नियम खुद बना सकता है, और अर्ध न्यायिक के अंतर्गत ये किसी भी प्रकार के साक्ष्यों जांच के लिए लोगों को बुला सकता है और काम कर सकता है। तो अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय के तौर पर सेबी जो है वो 1992 में अधिनियम बनने के बाद स्थापित हुआ। वैसे इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहां पर एक चीज देखिएगा, इसके नए ईडी जो है बनाए गए, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं। अब जो सेबी है उसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो याद रखिएगा कि गोविंद या पल्ली राम मोहन राव को, गोविंद या पल्ली राम मोहन राय को ईडी का वो सेबी का ईडी बनाया गया है, मतलब सेबी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, जो 2027 तक इस पद पर रहने वाले हैं। सेबी भारत में शेयर मार्केट प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट संस्था है, स्वायत्त संस्था है। ठीक है दोस्तों, एक और टॉपिक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का लोगो और बुकलेट लॉन्च किया। भारत में केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के हेड है, क्या नाम है, पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ने मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के लिए लोगो और बुकलेट लॉन्च किया है। ये नई दिल्ली में होगा दोस्तों, तो एग्जाम में यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। यह कार्यक्रम 1 से 3 फरवरी 2024 के बीच में नई दिल्ली में होगा। भारत मंडपम जो एक अद्भुत एक इमारत बनाई है भारत में अलग अलग प्रकार के कन्वेंशंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर G20 भी हुआ था, वहां पर यह आयोजित होगा। 50 से ज्यादा देशों के लगभग 600 से ज्यादा एग्जिबिटर इसमें शामिल होंगे। जापान हो, जर्मनी हो, कोरिया हो, ताइवान हो, थाईलैंड हो, इन सभी देश के द्वारा इसमें हिस्सा लिया जाएगा। इसमें हाइब्रिड, सीएनजी और बायोफ्यूल से चलने वाले वाहनों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन इसलिए होता है कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, विदेशी कंपनियां हमारे इस क्षेत्र में और ज्यादा निवेश करें और भारत का निर्यात विदेशों में बढ़ता चला जाए, जिससे कि भारत की इकोनॉमी, जीडीपी को सबलता मिले। ठीक है, तो भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसलिए ये सब हो रहा है। अगला टॉपिक है महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन। दोस्तों, महाकाल लोक सबको पता है कि एक बड़ी खर्च से 800 करोड़ से ज्यादा खर्च के बाद महाकाल लोक बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल की नगरी में आकर इसका उद्घाटन किया, और आज इसके बनने के बाद उज्जैन में जो पर्यटक हैं जो महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी संख्या दोगुनी तिगुनी वृद्धि हो गई है। इकोनॉमी को भी सबलता मिली है, क्योंकि इससे वहां का रोजगार बढ़ा है। रोजगार बढ़ने के साथ साथ हमारे जीडीपी में मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंस का फर्क पड़ा। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी इसमें दिखाई पड़ रही है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से हो या फिर आर्थिक दृष्टि से हो, महाकाल लोक में किया गया निवेश आपके लिए सकारात्मक साबित हुआ है। इसीलिए भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग धार्मिक स्थानों को इस प्रकार के लोक से स्थापित किया जा रहा है। तो ये महाकाल लोक जो था, यहाँ पर मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी जो थे वो गए, और यहाँ देश की पहली हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम है प्रसादम का लोकार्पण किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रसादम क्या है, तो प्रसादम क्या है दोस्तों, हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट है जो महाकाल लोक में स्थापित की गई है। तो ये नाम याद रख लीजिएगा। यहां पर जंक फूड नहीं होगा, जिसमें कचौरी समोसा टाइप जो होते हैं वो कुछ नहीं होगा। प्लास्टिक जो होगा दोस्तों वो पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंधित होगा। वर्कर और वेंडर जो होंगे उनका मेडिकल टेस्ट होगा, उसी के बाद यहाँ पर लोगों को आने की अनुमति मिलेगी। प्यूरिफाइड हाई लेवल का जो शुद्ध वाटर होता है वो सामान बनाने में होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेल्दी और हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जो यहाँ पर स्थापित की गई है। उज्जैन जाएं आप लोग तो जरूर इसका मजा लें। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे दोस्तों आज के, जिनको हम लोगों ने आज के इस क्लास में देखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
ऐसे लोग जो लेक्चर लगातार देख रहे हैं दोस्तों और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं नए टॉपिक नए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।